students, welcome to our channel. We are biologically inclined. So today we are starting our next session of the same lesson, biodiversity and conservation. Chapter number 15 of class 12. आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। आज हमारा मेन टॉपिक है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसके बारे में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और तीसरा हमारा रेड डाटा बुक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज उसमें ऐड होती चली जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी is directly proportional, biodiversity, or you can say richness of the species. So we can say it richness of species is directly proportional to the area. So biodiversity is directly proportional to area. इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है एक ग्राफ। तो यहाँ पर ऑन वाई इंटरसेप्ट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने ले लिया स्पीशीज रिचनेस और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया एरिया। सो व्हाट वुड बी द ग्राफ? ग्राफ कैसा होना चाहिए? अगर स्पीशीज एरिया के साथ साथ स्पीशीज भी बढ़ रही है तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? उसके लिए लीनियर ग्राफ होना चाहिए। तो ग्राफ शुड बी लीनियर। तो लीनियर जो ग्राफ है ये लॉग लॉग स्केल को शो करता है, और यहां से हमें ये पता चलता है इफ वी आर इंक्रीजिंग द एरिया, if we are increasing the area, the number of species they are also increasing proportionally. लेकिन ऐसा कब तक हो? ऐसा तब कोई ना कोई तो लिमिट आएगी जहां पर एरिया मैक्सिमम होने के बाद भी स्पीशीज नहीं बढ़ेंगी। तो ऐसा कब होता है? जब हम किसी पूरे कंटिनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, एट दैट टाइम इट हैपेंस एंड देयर द लीनियर ग्राफ चेंजेस टू ए मोर स्टीपर वन, rectangular parabolic graph, then it changes like this. तो इसमें अगर हम देखें कि जो स्पीशीज की रिचनेस है वो काफी बढ़ती गई, लेकिन एक टाइम आने के बाद वो कांस्टेंट हो। यहां पर इसको हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं, s is equal to c a raised to power z. s stands for species richness. S किसके लिए है? S है स्पीशीज रिचनेस के लिए। S is for the species richness, C is the y intercept, C y intercept होगा, and Z is the line of regression, or you can say the line of the slope. So Z is the line of the slope, C is what? C is the y intercept, and S is the species richness. So in this way the ecologist they find out the numerical values by using this graph. और इसके साथ जो इक्वेशन है हमारी, अगर इस इक्वेशन को लॉग में लिखा जाए तो ये इक्वेशन हो जाएगी log s is equal to log c plus z log a, z log a. So this would be the इक्वेशन फॉर लॉग, और इस तरीके से इसका लॉग फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। अब बात आती है कि क्या ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है? नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के लिए ये वैल्यू लगभग सेम रह सकती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की। द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.5 तक हो सकती है फॉर नॉर्मल एरियाज, और
अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप होते हुए भी ये जो रेंज है इसके बीच में ही रहेगी, भले ही टेक्सोनोमिक ग्रुप कुछ भी हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के मोलस्क हो, चाहे वो ब्रिटेन के बर्ड्स हो, चाहे वो कैलिफोर्निया की स्पीशीज हो, चाहे प्लांट्स हो या बर्ड्स हो या फिर किसी और एरिया के मैमल्स हो, तो सबके लिए जो रेंज है वो यही रहेगी, टेक्सोनोमिक ग्रुप भले ही कुछ भी हो। इसके बाद हम आते हैं कि क्या ये वैल्यू पूरे कंटिनेंट के लिए भी यही रहेगी? नहीं। If we are talking about the whole continent, then it means the graph will modify like this. ऐसा होने पर जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी and this value rises from 0.6 to 1.2. This value is for whole continent. क्योंकि यहां पर हमने एरिया को बढ़ा दिया है और एरिया को बढ़ाने के बाद वो एरिया मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद अब वहां पर और स्पीशीज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। So this is whole about the species area relationship. This was given by A.V. Humboldt, an ecologist, who gave this type of relationship between these two. इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, आप ग्राफ देख लीजिए, लिख लीजिए, और ये जो वैल्यूज हैं ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि एक नॉर्मल रीजन के लिए क्या वैल्यूज होंगी और फॉर द होल कंटिनेंट क्या वैल्यूज होंगी। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द रिवेट। रिवेट का मतलब क्या होता है? रिवेट का मतलब रहता है छोटी छोटी कील नुमा स्ट्रक्चर्स जिससे कि हम दो मेटल शीट को फिक्स करते हैं। आजकल इन रिवेट्स का इस्तेमाल हमारी बाइक्स और हमारी कार की नंबर प्लेट को फिक्स करने के लिए भी इन रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो नंबर प्लेट हमारी गाड़ी के साथ सटा दी जाए और वो वहां से निकले नहीं। इन द सेम वे द रिवेट्स आर यूज्ड इन एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन के अंदर जो रिवेट्स है उनका प्रयोग हम अगर देखें तो कई जगह होता है। ये हम एक एरोप्लेन का स्ट्रक्चर मान लेते हैं, एक इधर भी इसका विंग अगर आप देखना चाहो तो दिखा सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ एरियाज होते हैं जहां पर रिवेट्स लगी होती हैं, जिनकी वजह से जो एरोप्लेन के विंग्स हैं उनका कुछ एरिया ऊपर नीचे हो सकता है। इसी प्रकार जो टेल विंग है जहां पर भी रिवेट्स लगी रहती हैं। तो ये हो गए किसी भी हवाई जहाज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसके विंग्स, उसका टेल विंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लेकिन कुछ रिवेट्स अंदर सीटों पे भी लगी रहती हैं जिनसे सीट के पीछे की रेक्सिन फिक्स रहती है। अब कई बार कई बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बस में बैठते हैं, कील निकाल ली, सीट में से निकाल ली और कुछ उसमें से तोड़ दिया। तो उससे क्या होता है, जैसे बस को डैमेज होता है, बस को नुकसान होता है। तो वो एक छोटा मोटा नुकसान है, लेकिन बस फिर भी चलती रहती है। इसी प्रकार लेकिन अगर यदि कोई बस का टायर ही खोल के ले जाएगा तो क्या बस चलेगी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार ये है, इस एरोप्लेन को एक वैज्ञानिक पॉल एलरिच, ये स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दोनों में एक तुलना स्थापित की है, एक कंपैरेटिव एनालॉजी स्थापित की है एरोप्लेन में और हमारे इकोसिस्टम में। तो वो कहते हैं कि एन एरोप्लेन इज जस्ट लाइक एन इकोसिस्टम। जिस तरह के एरोप्लेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इन द सेम वे एन इकोसिस्टम हैज मेनी स्पीशीज, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट इकोसिस्टम। अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी उनमें से रिवेट्स को पॉप अप करने लग जाए, यानी कि रिवेट्स को निकालना, पॉपर ही ने उसको बाहर निकालना, तो रिवेट्स को अगर बाहर निकालने लग जाए तो उससे क्या होगा? हवाई जहाज में नुकसान होगा। अगर सीट की रिवेट निकाल ली जाती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पंख की रिवेट निकाल के ले गया तो फिर तो उसका ऊपर वाला ही मालिक है, फिर तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो एरोप्लेन फिर किसी भी समय क्रैश हो सकता है। इट मीन्स द फ्लाइट विल बी इन थ्रेट। जो उड़ान है वो एक डेंजर मोड में आ जाएगी और वो जो एरोप्लेन है उड़ने के काबिल
नहीं रहेगा। सेम इज द केस विद आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में भी ऐसा ही है। अगर किसी महत्वपूर्ण स्पीशीज को वहां से एक्सटिंक्ट कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए पृथ्वी पर से, तो क्या होगा, उसका असर बाकी और स्पीशीज पर भी पड़ेगा। एंड इन दिस वे दैट वुड बी ए मेजर लॉस टू आवर इकोसिस्टम। तो ये उन्होंने पॉल एरलिच ने इससे समझाना चाहा है। इसके लिए एक शब्द आता है यहाँ पर, कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज। अब वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं हमारी धरती के ऊपर, लेकिन कुछ प्रजातियां बहुत ही अधिक महत्व की हैं हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करके रखने के लिए। इनमें एम्फीबियंस का भी काफी अहम रोल है। और कुछ एक एग्जांपल हम लेते हैं कीस्टोन स्पीशीज के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द कीस्टोन। कीस्टोन यानी कि वो कीस्टोन स्पीशीज यानी वो स्पीशीज विच इज मोर इंपोर्टेंट इकोलॉजिकली फॉर एन इकोसिस्टम। तो कीस्टोन स्पीशीज के हम एक छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें समुद्र के अंदर बात करें, तो समुद्रों में एक सी ऑटर्स होते हैं। सी ऑटर्स ये क्या काम करते हैं, जो सी अर्चिन्स जिनकी की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है समुद्रों के अंदर, तो सी अर्चिन्स क्या करते हैं, जायंट कैल्प को खा जाते हैं। तो सी ऑटर्स क्या करते हैं, उस अर्चिन्स की पॉपुलेशन के ऊपर एक चेक लगा के रखते हैं, एक तरीके से उनको कंट्रोल करके रखते हैं, ताकि जो समुद्रों के अंदर वो कैल्प फॉरेस्ट है वो बचे रह सकें। और ये जो कैल्प फॉरेस्ट होते हैं दे आर वेरी गुड प्लेसेस फॉर द कोरल रीफ्स। तो इस प्रकार वहां पर कीस्टोन स्पीशीज होगी सी ऑटर्स। इसी प्रकार अगर हम देखें समुद्र के अंदर एक शार्क है, टाइगर शार्क। टाइगर शार्क इज आल्सो ए कीस्टोन स्पीशीज ऑफ ओशियंस। तो ये भी कई प्रकार के जो एक्वेटिक मैरीन एनिमल्स हैं उनको ठीक करती है, उनको खा करके उनकी जनसंख्या को ठीक बनाए रखती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बीज की, तो बम्बल बीज। बम्बल बीज बम्बल बीज भी वही काम करती हैं जिस प्रकार से सी ऑटर्स काम करते हैं। बम्बल बीज क्या करती हैं, दे आर द मेजर पोलिनेटर्स ऑफ द ऑर्किड्स। तो ऑर्किड प्लांट्स जो होते हैं उनको पोलिनेट करने के लिए बम्बल बीज का बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार बैट्स जो होते हैं, बम्बल बीज तो मेनली ऑर्किड्स के लिए है। और इसी प्रकार जो बैट्स हैं वो किगेला प्लांट है, बलम खीरा जिसे कहते हैं। किगेला प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनको पोलिनेट करने के लिए बैट्स 99% तक रिस्पॉन्सिबल हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों का को एवोल्यूशन है। अगर बैट्स हैं तो किगेला प्लांट की स्पीशीज अर्थ के ऊपर बनी रहेगी, और अगर बैट्स खत्म तो किगेला प्लांट की स्पीशीज भी अर्थ पर से खत्म हो जाएगी। ये हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में भी इसका एग्जाम्पल हम बम्बल बीज का कर चुके हैं। और ये एग्जाम्पल आपको जल्दी से इन बुक्स में नहीं मिलेगा बैट्स का, किगेला का। किगेला एक बड़ा कॉमन प्लांट है, हम इसको किसी पार्क वार्क में भी, बड़े पार्क में देख सकते हैं। तो और दूसरा एक और हम देखें, कॉमन बीज जो होती हैं, हनी बीज, दे आर आल्सो वेरी गुड पॉलिनेटर्स। तो ये क्या करती हैं, फसल की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है एक तरीके से बाय एंश्योरिंग द पोलिनेशन इन फ्लावर्स। तो जब पोलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक किसान की आय को बढ़ाने का काम करती हैं इनडायरेक्टली जो हनी बीज है वो। सो दीज आर द सम ऑफ द कीस्टोन स्पीशीज एग्जांपल्स। तो अब बात आती है कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इज दिस हाइपोथेसिस फिजिबल? क्या यह हाइपोथेसिस फिजिबल है? बिल्कुल है। अगर हम कीस्टोन स्पीशीज को बचा करके रखते हैं हमारे नेचर में, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑल्सो विद along with the survival of other animals। अब बात यह आती है कि सबसे ज्यादा कौन सी स्पीशीज सफर कर रही है एट प्रेजेंट? क्या एक्वेटिक सफर कर रही है, या टेरेस्ट्रियल, या एम्फीबियंस?
तो एम्फीबियंस की स्पीशीज सबसे ज्यादा सफर कर रही है आज के समय में। क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दे हैव टू लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, जबकि हैबिटेट्स का फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से they are not able to move from one place to another and they are not able to lay eggs. तो ये भी इनके साथ एक समस्या है। In this way they are not able to prosper their species. इसके बाद हम आते हैं रेड डाटा बुक। सो व्हाट इज रेड डाटा बुक? जैसे कि नाम से जाहिर है, रेड डाटा बुक, इसका कलर भी रेड ही होता है, इसीलिए नाम रखा गया रेड डाटा बुक। इसको रेड बुक भी बोल देते हैं। सबसे पहले रशिया में इस प्रकार की बुक तैयार की गई। रेड डाटा बुक का जो रख रखाव है, इसके अंदर जो कौन सी स्पीशीज को एनलिस्ट करना है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, किसको वुलनरेबल की कैटेगरी में, किसको एक्सटिंक्ट की में, ये सारा काम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो इसको मेंटेन रखते हैं और वही इसके अंदर इन स्पीशीज को एनलिस्ट करते हैं। आज तक रेड डाटा बुक के अंदर 41,415 स्पीशीज, 41,415 स्पीशीज दे आर एनलिस्टेड इन द रेड डाटा बुक। अब बात यह आती है कि रेड डाटा बुक की आवश्यकता क्यों पड़ी? Why red data book is required? Red data book is required to enlist the species so that we can have the information about those species which are going to be extinct in future. कि आने वाले समय में, भविष्य में किन किन स्पीशीज को खतरा है, कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो संकटापन्न है, एंडेंजर्ड है, कौन कौन सी ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। अब हम अगर एक्सटिंक्ट की बात करें तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज, आज बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो हमारी पृथ्वी पर पहले थी और अभी कुछ वर्षों में समाप्त हो गई। जैसे डोडो बर्ड ऑफ मॉरिशस, डोडो बर्ड, डोडो पक्षी मॉरिशस का पक्षी है और ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेगा, क्वेगा ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्वेगा ऑफ साउथ अफ्रीका। क्वेगा क्या है? क्वेगा एक एक्वीन मैमल है, हाफ जेब्रा एंड हाफ डंकी। तो हाफ बॉडी पर स्ट्राइप्स है लाइक द जेब्रा और बाकी हाफ जो बॉडी है दैट इज लाइक द डंकी। यू कैन सी इट ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, द फोटो ऑफ दिस एक्सटिंक्ट एनिमल। इसी प्रकार तीसरा एक और है थाइलेसीन, थाइलेसीन, थाइलेसीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थाइलेसीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज हाफ वॉल्फ एंड हाफ टाइगर। आधा तो वॉल्फ जैसा दिखाई देता था और आधा टाइगर जैसा दिखाई देता था जो थाइलेसीन है वो। अब ये नहीं है। इसके बाद है स्टेलर्स काउ ऑफ रशिया। जैसा नाम से जाहिर है, दिस स्टेलर्स काउ is an aquatic, was an aquatic mammal और फूड के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए उसको मारा जाता था और धीरे धीरे इनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो गई। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के। इसी प्रकार बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होती चली गई। अगर हम रिसेंट डेटा देखें तो 16,118, 16,118 स्पीशीज वर एक्सटिंक्ट टिल 2020 और अभी पिछले एक साल में उनकी संख्या 16,306 हो चुकी है। यानी कि और स्पीशीज पिछले एक साल में 100 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे जैसे ह्यूमन अपना इकोलॉजी को नष्ट करके अपने अर्बन डेवलपमेंट करता जा रहा है, जगह जगह जैसे डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, नेशनल हाईवेज निकालना, तो जाहिर सी बात है ये सभी किसी न किसी फॉरेस्ट में से या किसी लैंड एरिया में से या किसी रिवर्स के ऊपर से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के वहां के जो फॉरेस्ट कवर है उसको नष्ट किया जाता है। तो जब फॉरेस्ट कवर नष्ट किया जाता है तो उससे ये जो स्पीशीज हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं, स्पेशली दोज स्पीशीज विच आर एंडेमिक टू दैट प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक्स।
हाँ, रेड डेटा बुक की मैं बात कर रहा था। रेड डेटा बुक में अगर हम कैटेगरीज देखें तो कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे को रेड डेटा बुक में देखने को मिलती हैं वो देख लेते हैं हम। रेड डेटा बुक में एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में हमें रिकॉर्ड मिलेगा, विच आर एक्सटिंक्ट। अनदर वन विच आर एंडेंजर्ड नाउ, अब जो एंडेंजर्ड हैं उनके बारे में भी उसमें लिस्ट में नाम रहते हैं। दोज विच आर वुलनरेबल, जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने वाली हैं वो स्पीशीज भी उसमें एनलिस्टेड हैं। दोज विच आर रेयर, वो भी उसमें है। दोज विच आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट में वो नहीं है बट दे आर केप्ट इन जू, तो हमें वो जंगल में देखने को नहीं मिलेंगी। और जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है जंगलों में वो उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कुछ एक ऐसी प्रजातियां हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ग्रुप्स इन विच द एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई दे आर केप्ट in these categories according to their vulnerability. So this is all for today. We will come with the next topic in next video. Till then, goodbye, have a nice day.